नेक्स्ट वाला टॉपिक है, वहां पे हम देखेंगे फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये बेसिकली प्रॉपर्टीज के हिसाब से है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से मतलब हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं थर्मोडायनामिक फंक्शन के लिए या थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए, तो उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो किस प्रकार का वर्क शो करते हैं, किस प्रकार का फंक्शन शो करते हैं। नॉर्मली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द पाथ फंक्शन। ऐसा इसलिए होता है, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो उस पाथ के ऊपर डिपेंड होती है जो पाथ आप लोगों ने यूज किया था। एग्जांपल के लिए कोई एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, मेजरिंग प्रॉपर्टी, जैसे 4 मेजरिंग प्रॉपर्टी हमने देखे थे गैसीय स्टेट में, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल, मास। ठीक है, लिक्विड के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज। उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को हमने स्टडी कर रहे हैं जिसको बोला हमने प्रॉपर्टी एक्स है। अब हमारा इनिशियल स्टेट जो है वो ए है और फाइनल स्टेट जो है हमारा वो बी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जो भी कुछ प्रोसेस करना है वो, और यहाँ पे खत्म करेंगे। तो सिस्टम को हमने ए से बी तक पहुँचा दिया, तो इनिशियल स्टेट हो गया ए और फाइनल स्टेट हो गया बी। अब ए से बी में जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। इसको हमने बोला पाथ 1 और दूसरा हमने बोला ये पाथ 2। कौन सा पाथ बड़ा है? 2 वाला। इफ हम इस पाथ से जाते हैं और प्रॉपर्टी x को मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू आ रहा है x1, और इस पाथ से जाते हैं और यहाँ पे उसका वैल्यू आ रहा है x2। ठीक है, और इफ इन दोनों का वैल्यू x1 इज इक्वल्स टू x2 है, इसका मतलब ये x जो प्रॉपर्टी है वो, देखो इन दोनों में देखेंगे तो आप इधर से जाओ या तो इधर से जाओ, आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। फर्क किसका है? पाथ का। इफ हम पाथ 1 से जाते हैं तो x1 मिलेगा वैल्यू, पाथ 2 से जाते हैं तो x2 मिलेगा। दोनों पाथ से वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये जो x प्रॉपर्टी है वो पाथ के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पाथ अलग अलग है, फिर भी उनका जो आने वाला वैल्यू है वो कैसा है? इक्वल है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ के ऊपर डिपेंड है या नहीं है? जो पाथ के ऊपर डिपेंड है उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। इफ हम ये मान के चलते हैं x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, इसका मतलब इन दोनों का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन इनका पाथ डिफरेंट है, और पाथ डिफरेंट है तो आने वाला वैल्यू भी डिफरेंट है। सही है, आने वाला वैल्यू कैसा है? डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी x है वो किसके ऊपर डिपेंड है? पाथ के ऊपर। पाथ चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो अभी नहीं देखना है हमको, सिर्फ ये देखना है कि वो सेम है कि डिफरेंट है। तो पाथ फंक्शन का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी पाथ के ऊपर डिपेंड है उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन, जो स्टेट के ऊपर डिपेंड है उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। इतना बाद में ध्यान दो, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको बोला है आपको ए से बी तक कुछ सामान लेके जाना है, मतलब आपको वर्क करना है। अब मैंने बोला आपको यहां से यहां तक जाने के लिए आप ऐसे जा सकते हो वाया सी, ये एक रास्ता आपके पास है। अदरवाइज आप यहां से जाओगे डी, डी से जाओगे ई, ई से जाओगे एफ और एफ से जाओगे बी। ये आपके पास दूसरा पाथवे है। आपको काम वही करना है, जो सामान आपको दिया है आपको वो उठा के लेके जाना है। अब आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, मतलब उस सामान का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क होता है।
और डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं, यही मान के चलते हैं ना। तो अब सामान को, सिस्टम को आप यहाँ से यहाँ लेके गए, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब वर्क कर रहे हो। ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, दोनों में से किस में आपको ज़्यादा काम करना होगा? इसका मतलब इफ हम यहाँ पे वर्क करते हैं, इफ हम यहाँ पे वर्क करते हैं तो वर्क एज अ प्रॉपर्टी हो गई, और ये प्रॉपर्टी जो रहेगी वो इस साइड से काउंट करेंगे और फिर इस साइड से काउंट करेंगे। तो दोनों साइड से होने वाला वर्क सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब ये वर्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? पाथ के ऊपर डिपेंड है। तो वर्क जो रहेगा उसको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पाथ फंक्शन। समझा नहीं समझा? तो पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ के ऊपर डिपेंड रहेगा। दूसरी बात, ए को हमको बी में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V1 था, फिर हम लोग रिएक्शन को शुरू कर देंगे, रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट से। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब हम यहाँ से रिएक्शन को शुरू करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा। इन बिटवीन द रिएक्शन इनका वॉल्यूम जो रहेगा वो चेंज होगा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये वॉल्यूम का हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से है, ये V2 है और इसको मैंने Vx लिखा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है? Vx। क्या वो रिएक्शन के स्टार्टिंग में था या रिएक्शन के एंडिंग में था? बीच में था। लेकिन मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करूंगा कितना है, फिर मैं यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करूंगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको मैं बोलूंगा चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोलूंगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ वो यहाँ पे कितना था और इसमें कितना है, बीच में कितना था वो फाइंड नहीं किया मैंने। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बीच में क्या हुआ मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? स्टार्टिंग में क्या था और एंडिंग में क्या है, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो मैं कंपेयर दोनों को करता हूँ। तो जिस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के टाइम पे फर्स्ट हम इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही कंसीडर करते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब समझा? मतलब बोल रहा मैं, डेफिनेशन नहीं। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी रिएक्शन के या प्रोसेस के पाथ के ऊपर डिपेंड होता है, पाथ चेंज, प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज। प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होगा। वर्क का कुछ दूसरा नहीं बनेगा, वर्क ही रहेगा, वर्क चेंज हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी किसी भी प्रोसेस के पाथ में के हिसाब से चेंज होता है तो उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। जो पाथ के ऊपर डिपेंड रहेगा, पाथ चेंज, प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज। और ये जो रिएक्शन पाथवे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, आप पाथवे कोई भी अप्लाई करो, हमको काम करने से मतलब है। फर्स्ट एग्जाम में मार्क्स कम थे, सेकंड में मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, कैसे मिला? चीटिंग छोड़ के। ठीक है, शुरू नहीं? हाँ ठीक है, फिर से रिकॉर्ड करना होगा। हाँ ठीक है। तो इनिशियल मार्क्स और फाइनल मार्क्स ये हमको इम्पोर्टेंट है। बीच में आप क्या करते हो आप जानो, रात भर जग के पढ़ाई करते हो, कैसे करते हो आपको पता है, लेकिन मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो हम देखेंगे पहले कितने मार्क्स मिलते थे, अभी कितने मार्क्स मिले, बीच में आपने पाथ कौन सा अप्लाई किया वो आप जानो। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? स्टेट फंक्शन। हम इनिशियल और फाइनल को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो एक हो गया स्टेट फंक्शन, दूसरा पाथ फंक्शन। जो समझे जल्दी लिखना है, 1 मिनट के अंदर। मेरा काम समझा के देना है, ठीक है? लाइन टू लाइन नहीं हो सकता। आप उसके लिए टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, मतलब समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हो। ये 11th 12th 10th नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें इतने सा सिलेबस था, इसमें इतना पढ़ोगे तो भी बाद में लगेगा कितना बाकी है।
ठीक है। तो जितने स्टेट फंक्शन है और जितने पाथ फंक्शन है, मतलब जितने प्रॉपर्टीज है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो रहेगा वो स्टेट फंक्शन रहेगा एंड विच प्रॉपर्टीज एक्ट एज अ पाथ फंक्शन। पहले पाथ फंक्शन की बात करते हैं। पाथ फंक्शन में दो ही बातें आती है, एक आता है वर्क और दूसरा आता है हीट। ध्यान दो, पहले एक आता है वर्क और दूसरा आता है हीट। W स्टैंड फॉर वर्क, Q स्टैंड फॉर हीट। ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। वर्क वाला एग्जांपल बताया था मैंने। अब पाथ में डिफरेंट अप्लाई करते हो तो आपको वर्क में डिफरेंट अप्लाई होगा। आपका पाथ बड़ा है तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, पाथ कम है तो काम कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क एंड हीट के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो ही है, मतलब आपके काम के दो ही है जो किसका काम करेंगे, पाथ फंक्शन का। ठीक है, हो गया। पढ़ना आता है मुझे पता है, वो तो चेक नहीं करूंगा मैं। बात ऐसी है, हाँ, इसका नाम सुना है कि नहीं वो नहीं पूछूंगा मैं, इसके बारे में पता है कि नहीं है और कितने लोगों को पता है पीटी उषा के बारे में। बाजू वाले को पूछ के मतलब है नहीं, खुद को सोचो, खुद को पूछो पहले। हाँ, पीटी उषा हमें सही नाम है। एथलीट, ओके गुड। एथलीट है और बहुत सारे मतलब बड़े इवेंट्स में उन्होंने इंडिया को मेडल भी जिता के दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से नाम पता होना चाहिए, स्पेशली आप लोगों को। तो मानने के लिए मतलब गर्ल्स कुछ नहीं करती है, इतना कुछ तो काम करती है और क्या करती है। ठीक है, प्राउड फील है। ओके, तो यह है पीटी उषा। ये आपको हेल्प करेगी इसके लिए, स्टेट फंक्शन याद रखने के लिए। आपको नहीं, किसको भी। ठीक है, नाम एक बार पीछे लिख लेते हैं। अब अच्छा काम किया है तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जी लगा के रिस्पेक्ट देते हैं इंडिया में, तो हम भी लगाते हैं। तो क्या हुआ, क्या हुआ, पीटी उषा जी साथ में वी लगाते हैं ऐसे ही। अब नाम बन गया पीटी उषा जी। एक बार बोला बेटा आपको मैंने, डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, हाँ, शांत बैठना है। पीटी उषा जी एंड में वी लगा देते हैं और ये सभी के सभी जो है कितने अल्फाबेट्स है, हो गया कौन? हाँ, ये 8 के 8 स्टेट फंक्शन है। 8 के 8 स्टेट। इनमें से कितने अल्फाबेट का मतलब आपको पता है? और कितना, पहले काउंट कर लो, काउंट कर लो और टेक्स्ट बुक क्लोज रखो पहले। तो ऐसी करो जैसे सब कुछ पता है। चलो, 8 में से 8 किसको पता है? 8 में से 8 अल्फाबेट का मतलब किसको पता है? मुझे पता है। 8 है तो 7 तो होना ही चाहिए। 6, 5, 4 और इतना भी पता नहीं है ना, तो जाने दो, भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को याद है। वो किसने बोला इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी किसने बोला? क्या होता है? गुड, नाइस। सो E इज द इंटरनल एनर्जी। S का मतलब होता है एंट्रोपी, H का मतलब होता है एंथैल्पी, A का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, नहीं, वर्क फंक्शन। ये वर्क और वर्क फंक्शन दोनों अलग अलग है। G का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी,
और V का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क फंक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी और वॉल्यूम। इनमें से 3 पढ़ चुके हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिव्स फ्री एनर्जी। वर्क फंक्शन का केमिस्ट्री में कुछ काम नहीं है, फिजिक्स में हो सकता है बाद में, ठीक है। लिखो इनका मतलब। इट एक्ट एज अ स्टेट फंक्शन। और जो स्टेट फंक्शन होते हैं ना, उनके सामने ये यूज करते हैं क्या, डेल्टा या तो डेल। डिपेंड करता है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस बड़ा है तो डेल्टा, डिफरेंस छोटा है तो डेल। W is the work and Q is the heat. Q heat, W work. ठीक है। लास्ट सेकंड, क्या प्रॉब्लम है? खड़े जाओ। कोई प्रॉब्लम है? देखो इतना टाइम तो है ना मेरे पास कि हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ बोलते जाओ मैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है बाहर जाकर बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन क्लास में बैठना तो अच्छे से बैठो, ठीक है। ज्यादा होशियारी है तो एग्जाम में दिखाना, इसमें नहीं। जितना आता है पेपर में दिखाओ, क्लास में दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधे बैठे हुए प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो ऑफिस पे, नहीं बैठना है क्लास में, बाहर बैठना है, बैठो। एक वर्ड आता है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या तो कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है। मतलब 2 moles ऑफ A इक्वल्स टू 2 moles ऑफ B, तो इसको इक्विलिब्रियम बोले। या तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट जो है वो 5 ग्राम है और प्रोडक्ट जो है ये भी 5 ग्राम है। मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर सेम, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। सही है? 100% गलत है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, नहीं मान सकते इसको हम लोग। बट हाँ, रिवर्सिबल होना चाहिए, एक कंडीशन है। इक्विलिब्रियम होने के लिए प्रोसेस जो रहेगा वो रिवर्सिबल होना चाहिए। कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो वो इक्विलिब्रियम कभी भी अटेंड नहीं कर सकता है। तो रिवर्सिबल इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? ये भी नहीं होगा, बैलेंस कंडीशन नहीं होगा, दोनों का स्टेट। जनरली ऐसा कहते हैं, बहुत जगह मैंने सुना है, यही बताते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ये रेयरली होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये एनर्जी सेम होना चाहिए। सिंपल। इस डोर के ऊपर बाहर से कुछ लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग अंदर से कुछ लोग प्रेशर अप्लाई करते हो। कितना क्वांटिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब दोनों साइड से प्रेशर जो रहेगा या फोर्स जो रहेगा वो इक्वल होगा,
तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। अब मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कंडीशन को चेंज करके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रिवर्सिबल, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड स्टेट में है और प्रोडक्ट जो रहेगा वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, इनिशियली हमने रिएक्टेंट के 100 पार्टिकल्स यूज किए, तो प्रोडक्ट कितने रहेंगे? इनिशियली है ना, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये 0 रहेगा। सही है। फाइनली क्या होगा? रिएक्टेंट कितना रहेगा? 0, और प्रोडक्ट कितना रहेगा? कंडीशन कौन सी बोला था? रिवर्सिबल या रिवर्सिबल? मतलब ये रिएक्शन जो रहेगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सही है। पहली वाली बात 100% सही है और उतने ही % ये बात गलत है। कौन सी? सेकंड, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके लिए ये देखिए, दोनों में मतलब बताता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने यहाँ पे लिक्विड को पुट कर दिया। मान लिया वाटर हमारे पास है और हमने 1 लीटर वाटर को यहाँ पे रखा है, ठीक है। वाटर है इसमें। अब इस वाटर को हम लोग हीट देंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने की वजह से ये वाटर जो रहेगा लिक्विड स्टेट में से गैसीय स्टेट में जा रहा है, और लिक्विड से गैसीय स्टेट में जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, लिक्विड से गैस में जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और गैस से लिक्विड में आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन दो टाइप के, रिवर्सिबल में दोनों होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि कंटेनर जो है वो ओपन है। कंटेनर कैसा है? ओपन। हम इस वाटर को हीट करते जाएंगे तो क्या होगा? वाटर लिक्विड स्टेट का क्वांटिटी कम होते जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे वेपर का क्वांटिटी बढ़ेगा। सही है। अब क्वेश्चन आता है, ये जो वेपर है, ये वेपर कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो धीरे धीरे इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, बट वेपर जो रहेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन 1 डायरेक्शन में जा रहा है, और जो रिएक्शन 1 डायरेक्शन में जाता है दैट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? तो एक टाइम ऐसा आएगा, इसको हीट करते जाएंगे, मतलब अभी ऐसा हुआ कि मतलब दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, खान नहीं है, मोबाइल में मस्त हो गए, बात है, स्मेल आ रहा है, कुछ तो जल रहा है, फिर याद आया अरे हमारे किचन में कुछ रखा हुआ है, जाके देखा तो पूरा दूध जो है वो उबल गया, मतलब इवेपोरेट हो गया था। ठीक है। तो धीरे धीरे उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो भी है गुजराती में, ठीक है। तो उसका क्वांटिटी जो धीरे धीरे वो कम हो गया। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप में हो गया। अब आप बोलोगे कि आपको फिर से उतना ही मिल्क वापस लेके आना है, तो पॉसिबल? तो ये ओपन कंटेनर में जो रिएक्शन होता है वो हमेशा। अब हमने इसको ऐसे बना दिया, क्लोज कंटेनर, और यहाँ पे हम एक प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर को लगाते हैं, ताकि हम यहाँ पे इस वेपर का प्रेशर मेजर कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ पे मर्क्यूरी फील्ड होता है। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से करते एक्सपेरिमेंट। 1 लीटर वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे वेपर्स नहीं है, तो वेपर प्रेशर 0 है। सही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, लिक्विड जो रहेगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर के पार्टिकल कितने हो गए? 5। अब ये वेपर के पार्टिकल रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में रहेंगे तो वो कोलिजन करेंगे, और ये वेपर के पार्टिकल यहाँ पे भी कोलाइड हो रहे हैं। इसके वजह से ये मर्क्यूरी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं।
तो जब इस साइड से मर्क्यूरी लोअर साइड में जाएगा तो यहाँ से मर्क्यूरी अपर साइड में आएगा, और यहाँ से शुरू होता है 0 mm, दैट इज mm ऑफ Hg। अभी यहाँ पे 5 ही गैसियस पार्टिकल है। जब गैसियस वेपर के पार्टिकल कम रहेंगे तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, सही है ना। तो धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, वेपर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और लिक्विड का क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो वेपर का क्वांटिटी बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो पहले प्रेशर इतना था, अब प्रेशर कितना हो गया। रिएक्शन कौन सा हो रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? मतलब अभी भी लिक्विड जो रहेगा वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, वेपर के पार्टिकल बढ़ गए, और वेपर के पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वाटर का वॉल्यूम कम हो जा रहा है। तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वेपर का क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, और वेपर का क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब रिएक्शन आगे तो रहा, वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो गया, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये जो प्रेशर है वो किसकी वजह से चेंज होता है, वेपर के पार्टिकल्स की वजह से। तो वेपर्स के पार्टिकल्स चेंज होते हैं तो प्रेशर चेंज होगा, वेपर्स के पार्टिकल चेंज नहीं होते हैं तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वेपर्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है, वेपर पार्टिकल्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के ऊपर इन वेपर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और वो इतना कम हो जाएगा कि वो एक दूसरे के पास इजीली आ सकते हैं। और जैसे वो एक दूसरे के पास इजीली आएंगे तो ये वेपर जो रहेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। कब होगा, जब इन वेपर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, कम नहीं बहुत कम हो जाए, सही है, नहीं समझा? ठीक है, नहीं उतना भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है, इसका लिमिट होता है। हाँ हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत पार्टिकल्स बढ़ा दिए तो पार्टिकल्स इतने बढ़ गए कि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होने की वजह से फिर से वो वाटर के पार्टिकल एक दूसरे के पास आ गए, और पास आने की वजह से वो गैस से बन गए लिक्विड। मतलब यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से गैसियस पार्टिकल बढ़ेंगे, गैसियस पार्टिकल बढ़ेंगे तो गैसियस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो वो गैसियस पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे और क्या बनेंगे, लिक्विड बनेंगे। मतलब रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी। मान के चलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम है। हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग कि टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा कि टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद 1 मिनट में 10 वाटर के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो गए। उनके वजह से इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया और उसी 1 मिनट में 10 वेपर के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेपर के पार्टिकल बड़े कम हो गए। देखो 1 मिनट के अंदर 10 लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो गए, और उसी 1 मिनट में 10 वेपर के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो दोनों का जो रेट है वो कैसा है, सेम। और दोनों का रेट सेम होने की वजह से हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं फिर भी प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेशर बढ़ने के बजाय कांस्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर पार्टिकल बढ़ेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि उतने ही वेपर के पार्टिकल जो रहेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे हुआ क्या, नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स का क्वांटिटी कांस्टेंट रहा, और इसके वजह से जो होने वाला प्रेशर रहेगा वो भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो,
तो प्रेशर चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला था प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद फिर भी प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो प्रेशर को मैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ। प्रॉपर्टी है ना, मेजरेबल प्रॉपर्टी। तो प्रेशर को मैंने बोल दिया थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर, बैकवर्ड में वेपर से लिक्विड, और दोनों का क्वांटिटी सेम है। तो आपको प्रेशर में किसी प्रकार का कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा, लेकिन रिएक्शन हो रहा है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। दूसरी कंडीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम है। मतलब 1 मिनट में 10 लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसी 1 मिनट में 5 वेपर के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 5 वेपर के पार्टिकल। तो धीरे धीरे वेपर के पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे? और बढ़ने की वजह से जो प्रेशर रहेगा वो कैसा होगा? बढ़ेगा। तो if ये कंडीशन आती है तो प्रेशर जो रहेगा वो बढ़ेगा। इस कंडीशन में प्रेशर जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। तीसरी कंडीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। मतलब उस गिवन टाइम में कम रिएक्टेंट के पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट के ज्यादा पार्टिकल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऐसे टाइम पे प्रेशर जो रहेगा वो कम होगा। तो इफ मैं यहाँ पे प्रेशर को चेंज कर रहा हूँ, मतलब प्रेशर को एज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मानता हूँ, तो इसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? इसमें भी, लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन ये है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें से 1 लीटर में से 7.5 लीटर वाटर हो और 2.5 लीटर गैस हो। दोनों का क्वांटिटी इक्वल होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? दोनों का रेट इक्वल होना। मतलब जितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, और इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको मैंने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोला था। क्यों? क्योंकि ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक के हिसाब से, प्रेशर को मेजर कर सकते इसलिए। तो जब कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है या किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा खेल था इसके लिए। मतलब क्या हुआ इसका इक्विलिब्रियम का? जिस कंडीशन में या जिस स्टेट में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एक ही बात जरूरी है, कौन सी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होना चाहिए। नहीं समझा? ठीक है। रेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब इतना है। लिखने के लिए बोल रहा हूं तो पूछने के लिए हो, ठीक है? The state or the position where no change in thermodynamic property, and that is called as equilibrium. So rate of मतलब concentration of reactant और concentration of product इक्वल नहीं होना चाहिए।
कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ना, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। सेम होना, कांस्टेंट होना, दोनों डिफरेंट है। हो गया? अब ये तो इस साइड का वॉल है, इसको हम लोग मानते हैं कि ये मूविंग पिस्टन जैसे है। यहाँ से कुछ स्टूडेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे, कुछ वहां से अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो मूविंग पिस्टन है वो एक ही जगह है। इफ ए मूविंग पिस्टन इनसाइड में आता है तो वॉल्यूम कम होगा, और इफ ए आउटसाइड में जाता है तो वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। लेकिन इफ दोनों साइड से प्रेशर सेम लग रहा है तो ये पिस्टन जो रहेगा वो यहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों साइड में से किसी साइड में, मतलब दोनों साइड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए उन प्रॉपर्टीज में। जैसे यहाँ पे हमने वाटर के लिए देखा था कि वाटर का और वेपर का जो क्वांटिटी रहेगा वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है प्रोसेस। अब प्रोसेस को क्या, मतलब प्रोसेस क्या है? जब हम किसी एक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हैं, या तो ए से हम बी तक लेके गए, तो ये था सिस्टम का इनिशियल स्टेट और यह है सिस्टम का फाइनल स्टेट। और जब किसी सिस्टम को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हैं तो इस पाथ को बोलते हैं प्रोसेस। किसी ने पूछा प्रोसेस का मतलब क्या है? द पाथ बाय विच द स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज। यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, सॉलिड से गैस हो सकता है, लिक्विड से गैस भी हो सकता है। इन प्रोसेस को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, और पहले को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब मैं इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ए को मैं बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये था सिस्टम का इनिशियल स्टेट और यह है सिस्टम का फाइनल स्टेट। और ये पूरा रिएक्शन होने के टाइम पे जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट था। टेम्परेचर कैसा था? कांस्टेंट है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। समझा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला, T इक्वल्स टू 0, या तो लिख सकता हूँ डेल्टा T इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकता हूँ? T इक्वल्स टू 0 या तो डेल्टा T इक्वल्स टू 0। इसको मान के चलता हूँ ऑप्शन ए, इसको मान के चलते हैं ऑप्शन बी। आवाज नहीं करना, ठीक है? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, दोनों या दोनों गलत है? सोचो पहले, फिर पूछता हूँ मैं इंडिविजुअली। मैंने बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या, मतलब बताया? मतलब क्या बताया था? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ए और बी दो पॉसिबिलिटी है, कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा सही लगता है? कौन सा? ये नहीं होगा? पक्का? तो ये सही है और ये गलत है। तो T इज नॉट इक्वल, मतलब T को 0 नहीं लिखेंगे, डेल्टा T को 0 लिखेंगे, ठीक है? डेल्टा कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने बोला था जहाँ पे भी डेल्टा लगता है जनरली वो कौन सा होता है? स्टेट फंक्शन। तो ये टेम्परेचर जो रहेगा वो किसका काम करेगा? स्टेट फंक्शन। ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरे को बोलते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें कुछ समझ में, ओके ठीक है। पहले हमने आपका एग्जाम लिया जिसको माना टेस्ट 1, और दूसरा एग्जाम लिया उसको मानते हैं टेस्ट 2, और दोनों के दोनों टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स के हैं, ठीक है? पहले एग्जाम में आपको मार्क्स मिले हैं 85, इतना असर सोचता हूँ मैं आपके लिए, और दूसरे में भी आपको मार्क्स मिले 85।
ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा इनिशियल स्टेट था और ये हमारा फाइनल स्टेट है, और यहाँ से यहाँ पे गए तो आपके मार्क्स में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ आपके मार्क्स जो है वो दोनों एग्जाम में कांस्टेंट है। तो इसमें दो बातें, कि आपके मार्क्स 0 है, नहीं, चेंज इन मार्क्स 0 है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था t इक्वल टू 0 नहीं होगा, डेल्टा t इक्वल टू, इसका टेम्परेचर जो था वो था 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से यहाँ पे गए टेम्परेचर, तो इसको आइसोथर्मल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू जो रहेगा वो 0 नहीं है, कितना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन 0 नहीं है। अब मैंने बोला इनिशियल का टेम्परेचर था 30 और फाइनल का था 30, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, और जब दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल। समझा? दूसरा आइसोबेरिक है, बारीक नहीं है, आइसोबेरिक है, आइसो बारीक नहीं है। आइसोबेरिक का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो P इज इक्वल टू 0, ये गलत है, लेकिन डेल्टा P इक्वल टू 0 ये सही है 100%। ठीक है, तो पहला था आइसोथर्मल, उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द प्रोसेस। तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोकोरिक। क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक। एक में टेम्परेचर है, दूसरे में प्रेशर है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। क्या होगा? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो V इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा V इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट वाला आता है साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा आता है? साइक्लिक। इसमें क्या लिख सकते हैं? साइकिल चलाने वाला गोल गोल होगा। साइक्लिक का मतलब होता है जिस प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एग्जैक्टली सेम होता है। मतलब यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, प्रोसेस को यहाँ से शुरू किया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, वहां से हम लोग C तक गए और C से हम लोग D तक गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये सेम है? नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं होगा, ये साइक्लिक नहीं होगा। लेकिन इफ हम ऐसा करते हैं A से B गए, B से C गए, C से हम लोग D गए और D से हम लोग A पे आए, इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विल बी सिमिलर, so that process is called as cyclic process. That is cyclic. बस एक मिनट के लिए ध्यान दो। नेक्स्ट वाले प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन कोई प्लेयर है अपने एक सिस्टम और सराउंडिंग, तो इन दोनों में किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे भी जिसको क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर बताएगा। दो ऑप्शन है, हीट को Q से शो करते हैं, Q इक्वल टू 0,
डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। जिसको पूछूंगा वही बताएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। कितने ऑप्शन है? 2। या तो एक सही है, या तो दोनों सही है, या तो दोनों गलत है। लास्ट सेकंड साथ में वो, इसलिए आंसर सेम है। ए, दैट्स फाइन। बी, बी बिना शुक्ला। क्यों? पहले भी 85 मार्क्स मिले आपको, बाद में भी 85 मिले। इसका मतलब मार्क्स 0 है या चेंज 0 है? हाँ, तो मतलब चेंज कब आता है? इधर सेकंड बेंच, बहुत टाइम है और संडे फ्री है। सही है ना? संडे फ्री है ना? डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का ऑप्शन कौन सा सही है? बी। तो बी को सही मान कितने लोगों का वो देख लेते हैं, मतलब उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। कितने लोगों को लगता है बी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट? और हाथ ऊपर नहीं, उनको कुछ नहीं आता, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। ओके, हैंड्स डाउन, बैठो आप लोग। मेरा आंसर है ए, ये नहीं। वाई, यही पूछ रहे हो ना आप लोग? तो जब देख रहे हो तो यही पूछ रहे हो वाई। रीजन इज दैट थोड़ी देर पहले हमने फंक्शन देखे थे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। मैंने बोला था जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, और स्टेट फंक्शन के सामने डेल या डेल्टा को यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन चेंज कितना है। चेंज बहुत बड़ा है तो डेल्टा यूज करेंगे, चेंज बहुत छोटा रहेगा तो डेल यूज करेंगे। लेकिन जो पांच फंक्शन होते हैं उसके नाम के सामने कभी भी श्री श्रीमती मतलब डेल और डेल्टा नहीं लगाते हैं। सही है ना? तो डेल डेल्टा किसके सामने नहीं लगाते हैं? जो पांच फंक्शन है। और उसमें मैंने W और Q लिखा था और दोनों अलग अलग थे। W का मतलब और Q का मतलब, और हीट जो है वो कौन सा फंक्शन है? और जो पाथ फंक्शन होता है उसके नाम के सामने श्री श्रीमती नहीं लगेगा, मतलब डेल्टा नहीं लगेगा। तो ये सही है और ये गलत है। ध्यान रखना है, वर्क के सामने डेल्टा नहीं लगेगा और हीट के सामने डेल्टा नहीं लगेगा। ये जानबूझ के उस टाइम पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, ये देखने के लिए कि कितने लोग इसको पकड़ते बाद में। समझ आया? आप लिखो बेटा जी, बड़े बी वाले। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक। क्या लिखोगे डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, सिंपल सिंपल डेफिनेशन आ रहे हैं अभी। हो गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 2 बाकी है। एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये आप लोग मुझे कल बताओगे। क्या एक्सपेक्ट करूँगा बाद में, डरो मत। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टेशन आपको कंप्लीटली दे दिया मतलब ऐसे हमेशा दूंगा मैं, दे भी सकता हूँ, बाद में पता चलेगा वो। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के बारे में आप मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कर दोगे। ठीक है, आज के दिन नहीं बंद कर।